Good afternoon, all of you. Now we are going to discuss about the chapter number 1. हमारा जो रिमेनिंग पार्ट चैप्टर नंबर 1 का रह गया था कल वाले वीडियो में, वो आज हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है. लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स और मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था. तो आज हम उसके आगे का पढ़ने जा रहे हैं, जस्ट लाइक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन वगैरह. ये आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से. ठीक है. अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? हमने बेसिकली पढ़ा था कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑल परवेसिव है ना. चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका कोई भी लेवल हो, टॉप, मिड और बॉटम, सारे लेवल्स पर ये वर्क करता है. ठीक है. तो हमने जैसा कि पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज अ ऑल परवेसिव प्रोसेस जो हर लेवल पर और हर जगह वर्क करता है. तो वैसे यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिड और लोअर लेवल. और इन तीनों लेवल्स पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज होते हैं, एचआर होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो सारे इस फॉर्मेट में वर्क करते हैं. अब मैनेजमेंट इसमें कैसे वर्क करता है और कहाँ रोल प्ले कर रहा है, वो आज हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो एक ये पिरामिड की शेप में बता दिया गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप से वर्क करते हैं वो लोग, जिसमें फर्स्ट है टॉप मैनेजमेंट. टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं हमारे बोर्ड डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है. सीईओ टाइप के जितने भी पर्सन होते हैं, ऑनर ऑफ द कंपनी होते हैं, वो सारे हमारे आते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में. अब रोल कैसे प्ले करते हैं, कि क्या वर्क करते हैं, ये बता रहा है. तो डिटरमाइंस गोल्स द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जितनी भी पॉलिसीज बनती है, जितने भी रूल्स और रेगुलेशन बनते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो कौन बनाता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. फिर है टेक्स मेजर डिसीजंस. जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे वो कौन लेगा? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. फिर है ओवरऑल डायरेक्शन एंड कंट्रोल. किसका होगा? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का. ठीक है. तो ये सबसे बड़े होते हैं, सबसे हायर पोस्ट पे होते हैं. इनडायरेक्टली कहा जाए तो इन्हीं की कंपनी होती है. ठीक है. ये पॉलिसी फॉर्मेशन का, रूल्स रेगुलेशंस बनाने का, मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने का और एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने का और एक कंट्रोलिंग का वर्क करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट मैनेजमेंट समझ में आया. एक इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी फंक्शन कहते हैं एक इंडस्ट्री में. अरे अरे. ठीक है. प्राइमरी फंक्शन होता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के. अब वो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? प्लानिंग करने का, पॉलिसी मेकिंग का, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स का और डिसीजन मेकिंग का. ठीक है. ये सारे वर्क कौन करेगा? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. इसमें कौन कौन आते हैं? बोर्ड डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ टाइप. ठीक है. सारे पर्सन डायरेक्टर्स, वो सारे ऑब्जेक्ट को सेट करना. जैसे कि हम आज एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं या एक कंपनी खोल रहे हैं, तो उसका कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा कि हमें सेल्स बढ़ानी है, हमें गुडविल इंक्रीज करनी है, प्रॉफिट अर्निंग करनी है. तो इस टाइप के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ये बोर्ड डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि हमारे ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है. ठीक है. ऑब्जेक्टिव मीन्स गोल. अब आ जाते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में. मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन आएंगे? कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स, ब्रांच मैनेजर, डिविजनल मैनेजर्स. ठीक है. जस्ट लाइक एचआर और टीम लीडर्स, ये सारे किस में आते हैं? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में. अब ये कौन से वर्क करते हैं, कौन से इनके प्राइमरी वर्क्स हैं? तो वो है पहला इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स. इन्होंने तो सिर्फ क्या बनाया है? प्लान बनाया है. इसे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? ये ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ये लेवल, मिडिल लेवल. फिर है ऑर्गेनाइजिंग करने का. भाई जितने भी स्टाफ मेंबर्स होंगे सबको इकट्ठा करने का भी काम कौन करता है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. फिर है कोऑर्डिनेटिंग करने का. ठीक है. कि सभी के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए चलने का काम भी किसका है? मैनेजर्स का. फिर है रिपोर्टिंग टू टॉप लेवल. जो भी यहाँ पर वर्क चल रहा होगा उस सबके बारे में इन्फॉर्म किसको करेंगे? ये टॉप लेवल को. ठीक है. कि भाई हमने ये वर्क आपने हमको दिया था, हमने इसे ऐसे इम्प्लीमेंट किया और इसका ये रिजल्ट है.
हाँ, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी क्रिएट करता है। हाँ, फिर आ जाते हैं कौन कौन से इनके रोल है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग प्ले करते हैं। पहला है ब्रिजेस द गैप बिटवीन दी टॉप लेवल टू लोअर लेवल। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच की एक कनेक्टिविटी बनता है। इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुंचाता है, यहाँ की इंफॉर्मेशन लोअर लेवल तक पहुंचाता है। फिर आता है इम्प्लीमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज। जो भी प्लान और पॉलिसी टॉप लेवल ने बनाई है, मैनेज सॉरी सीईओ ने, कंपनी के ओनर ने बनाई है, बोर्ड डायरेक्टर्स ने बनाई है, उन सबको इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स बिटवीन दी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेलिंग, परचेजिंग, कॉलिंग, ठीक है, अकाउंटिंग, ये सारे डिपार्टमेंट्स एक ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजेशन में, तो इन सारे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए वर्क करता है। ठीक है, ये तीन काम जो है, रोल जो है, वो ये एक ऑर्गेनाइजेशन में प्ले करता है, और ये इसके कुछ प्राइमरी वर्क्स हैं जो ये करता है। फिर आ जाते हैं हम लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का क्या वर्क है और कौन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं हमारे फॉरमैन, सुपरवाइजर और सेक्शन इन दी चार्ज। यानी कि जितने भी हमारे लेबर्स हो गए, जितने भी एम्प्लॉयज हो गए, जितने भी सबऑर्डिनेट्स हो गए, वो सारे किस में काउंट होते हैं? हमारे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। अब ये क्या रोल प्ले करते हैं कंपनी में? सुपरवाइजेस एंड गाइड्स टू द वर्कर। जो टीम लीडर होगा वो तो अपने सबऑर्डिनेट को क्या करेगा? गाइड करेगा, और जो वर्कर्स हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, वो सारे उसे क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद इंश्योर दैट वर्क इज डन एज पर प्लान। कि जो भी वर्क दिया गया है टॉप लेवल से, मिडल लेवल से, और जो हमारा एचआर रिलेटेड जो भी वर्क होगा, वो जितना भी दिया गया है वो सारा टाइम से कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये भी ये देखते भी है और करवाते भी है और करते भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे सबऑर्डिनेट्स आते हैं। फिर आ जाओ मेंटेन डिसिप्लिन। ये क्या वर्क करते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम करते हैं। फिर है इनके कुछ प्राइमरी फंक्शंस। अब प्राइमरी फंक्शंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट है सुपरविजन। ये सुपरवाइज करने का भी काम करते हैं अपने से छोटे वर्कर्स को। दूसरा है डायरेक्शन, डायरेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद है एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, काम को करते भी है, एग्जीक्यूट भी करते हैं। ठीक है, इनमें से होता है ना, जैसे टीम लीडर हो गया, उसके पास टीम है पूरी, तो वो अपनी टीम से वर्क भी कराता है और खुद भी उनके साथ इन्वॉल्व होकर वर्क करता है ना? तो ये वो काम है कि एग्जीक्यूशन भी कर रहा है ये वर्क का। फिर है मेंटेनिंग डिसिप्लिन। ये इसके प्राइमरी वर्क्स है और ये इसके रोल्स हैं जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन में प्ले करता है। इनडायरेक्टली देखा जाए तो टॉप लेवल सेट द डायरेक्शन, मिडल लेवल इंप्लीमेंट एंड कोऑर्डिनेट्स, लोअर लेवल एग्जीक्यूट एंड सुपरवाइजेस। इन तीन लेवल के साथ मिलकर, जब ये तीनों लेवल एक साथ मिलकर वर्क करते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सारे हमें अचीव होते हैं। इनके प्रॉपर वर्क पे ही डिपेंड करता है कि हमारे गोल्स कंप्लीट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन इस 3 पार्ट में डिवाइड रहता है और तीनों लेवल पर वर्क करता है, और जब तीनों लेवल एक साथ मिलकर और कोऑर्डिनेट होकर वर्क करते हैं तो ही उनको सक्सेस मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि भाई जितने भी डिपार्टमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में, सब में इक्वलिटी लेकर चले तो वो लोग कोऑर्डिनेट होंगे। दूसरा, कि जितने भी हमसे छोटे एम्प्लॉय यानी सबऑर्डिनेट्स हैं, उनकी बात ये नहीं कि भाई वो सबऑर्डिनेट है तो टॉप लेवल तक उनकी बात ही ना जाए, मिडिल लेवल वाले बीच में खत्म कर दें, तो क्या कोऑर्डिनेशन बैठेगा? क्या ये जो कमांड देंगे वो ये पूरी करेंगे? और इनकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जब तक वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक नहीं जाती तब तक वो सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि मिडिल लेवल वाले सिर्फ उस प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करते हैं, रिलीफ देते हैं कुछ टाइम के लिए, है ना, पर उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। तो इन दोनों के बीच का जो कनेक्टर बनाया वो किसको बना दिया? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। प्रॉब्लम ये हो सकती है जैसे मशीनरी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, ठीक है, और जो आपका जो टीम लीडर है वो कह रहा है नहीं भाई इसी से काम करना है तुझे, तो फिर आपको उसमें डबल तिबल मेहनत करनी पड़ रही है। दूसरा ये हो गया कि आपको रेस्ट, कई ऐसी वो होती है फैक्ट्री जिनमें जो एचआर होता है या जिनमें जो टीम लीडर होता है वो उनके लंच टाइम को खुद के अकॉर्डिंग कम कर देता है कि 1 आवर का लंच है, उसने कहा नहीं नहीं आज प्रोडक्शन का ज्यादा काम है, आप सिर्फ हाफ एन आवर ही वर्क करोगे। तो क्या कंपनी ने पॉलिसी निकाली है? नहीं ना। कौन खा रहा है उनका टाइम? जो उनका हेड है। सैलरी कम देना,
कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारी फैक्ट्रीज में इस टाइप के बहुत सारी स्ट्राइक भी तो करते हैं वर्कर्स इससे रिलेटेड, तो कि उन्हें टाइम से और उनसे 8 घंटे की जगह 10-10 12-12 घंटे ओवर टाइम कह के ड्यूटी करवाई जाती है, उनका कोई पेमेंट नहीं दिया जाता। ठीक है। और जो उनका ये लंच ब्रेक वाला बताया कि लंच ब्रेक का टाइम कम कर देते हैं। दूसरा कि उन्हें प्रॉपर जितनी भी फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए जो कंपनी दे रही है, उन सबके फायदे उनके हेड ही उठा लेते हैं, उन तक पहुंचने नहीं देते वो फैसिलिटीज। जबकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने वर्कर्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स बनाती हैं, है ना, प्रोजेक्ट रेडी करती है उनके वेलफेयर के लिए। पर उन तक जब वो चीज पहुंचेगी नहीं तो क्या वो लोग उसका फायदा उठा पाएंगे? उन तक तो पहुंच नहीं रही, उनको नॉलेज में भी नहीं है कि कंपनी ने कितनी पॉलिसीज निकाली है। हाँ, तो ये वही कह रहा है ना, जब ये तीनों फॉर्मेट अपने वर्क को अच्छे से करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी। अगर इसकी कोई प्रॉब्लम है, उसने इसको बताई, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिडिल लेवल की, वो किसको बताए? टॉप लेवल को बताए। प्रोडक्शन, टॉप लेवल ने कह दिया कि भाई मुझे तो एक दिन के अंदर 1000 यूनिट चाहिए। ठीक है। मिडल वाले को अच्छे से पता है कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर दिस, कि एक दिन में पॉसिबल नहीं है ये चीज, पर उसने फिर भी इसकी बात को मानने के लिए इन लोगों के ऊपर बर्डन डाल दिया। तो इन लोगों को तो करना पड़ेगा, ओवर टाइम में लगा देगा वो तो, क्योंकि वो तो अपना टास्क कंप्लीट करके दे रहा है ना टॉप मैनेजमेंट को। अब जब तक ये लोग इसकी शिकायत नहीं करेंगे टॉप मैनेजमेंट से, तब तक क्या इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? तो इसलिए इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट कोऑर्डिनेशन कोई भी टीम वर्क नहीं कर पाती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल है, डिफरेंट माइंडसेट होते हैं, डिफरेंट प्लान्स होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो हर पर्सन अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए वर्क कर रहा है। ठीक है। और जब ये वर्क्स कंप्लीट नहीं होते तो वो लोग भी अपने काम को करने के लिए, या जो नीड्स फुलफिल नहीं हुई है वो लोग भी अपने काम को करने के लिए पूरे अट्रैक्ट नहीं होते हैं कि हाँ भाई आज कर लिया, नहीं इतना तो पैसा भी नहीं मिल रहा, क्यों करना है इस काम को, ऐसे कह के छोड़ जाते हैं, है ना। ना तो वो अपना काम ध्यान से कर पाते हैं, ना हमें वर्क में सेटिस्फेक्शन मिल पाता है, और ना ही हमारा प्रोडक्शन टाइम टू टाइम कंप्लीट हो पाता है। इफेक्टिवली और इफिशिएंटली वर्क करने के लिए हमारे सारे लेवल्स में मैनेजमेंट का होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है, और ये सारी टीम वर्क अच्छे से कर सके। ठीक है, इनका होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझ में आ गए, टॉप मिडल और लोअर। फिर आ जाते हैं हम कि मैनेजमेंट एज ए आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। मैनेजमेंट में बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जिनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट वर्क करता है। तो इसी के चलते एक कुछ लोग हैं या कुछ हमारे पर्सन है या बिजनेस एनवायरनमेंट में मैनेजमेंट को एज ए साइंस भी ट्रीट किया जाता है, एज ए आर्ट भी ट्रीट किया जाता है, और एज ए प्रोफेशन भी ट्रीट किया जाता है। ठीक है। तीनों इसे मानते हैं कि ये कुछ तो क्या है, आर्ट भी है, कुछ साइंस भी है, और कुछ प्रोफेशन भी है। पर हमारा जो सेकंड चैप्टर आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ आर्ट और साइंस है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना हमारे, तो ऑब्जेक्टिव में ये हमेशा ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन आता है हमारे पास, तो उसमें लिखा होगा मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस डैश, फिर ऑप्शन ए होगा कि एज ए आर्ट, एज ए प्रोफेशन, एज ए आर्ट एंड साइंस, एज ए प्रोफेशन। तो हमको किस पे टिक करना है? आर्ट एंड साइंस पे, अगर ऑप्शन है तो। और अगर नहीं है ऐसा ऑप्शन कि दोनों एक साथ नहीं आ रहा, तो हमेशा मैनेजमेंट को क्या बताओगे? एक साइंस। क्या टिक करोगे? साइंस। क्यों? क्योंकि ये कुछ रूल्स और रेगुलेशंस पे चलता है, कुछ प्रिंसिपल्स को कंप्लीट करते हुए चलता है। हाँ, नहीं, पर साइंस किस पे वर्क करता है? प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है, प्रैक्टिकल नॉलेज को ज्यादा मानता है। मैनेजमेंट भी क्या है? हाँ, बट पॉसिबिलिटीज तो दोनों में है ना। जैसे साइंस का कोई प्रैक्टिकल है, हमने ये मानते हैं कि साइंस के जितने भी रूल्स प्रिंसिपल्स बने हैं वो सारे प्रैक्टिकल बेस्ड है, कि उनको पहले एज ए प्रैक्टिकल या एज ए एक्सपेरिमेंट करके यूज किया जाता है। अगर उनका रिजल्ट 100% श्योर होता है तो ही अप्लाई होते हैं, है ना। तो मैनेजमेंट में भी तो हम यही करते हैं, पहले हम उसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, एक ईयर हम वो पॉलिसी बनाते हैं या कुछ टाइम पीरियड के लिए पॉलिसी बनाते हैं, पर ये मानते साइंस ही है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स पे बिलीव करता है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है ना। दूसरा थ्योरेटिकल नहीं होता है मैनेजमेंट, है ना, प्रैक्टिकल बेस्ड है। और तीसरा ये प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करता है, इसलिए मैनेजमेंट को हम एज ए साइंस ट्रीट करते हैं। ठीक है। और अगर ऑप्शन आया है
ऑप्शन में आर्ट एंड साइंस बोथ लिखा है, तो आपको वहां पे क्या टिक करना है? ठीक है, आर्ट एंड साइंस दोनों करना है। तो इससे आपका एक ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया, बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है ये। ठीक है, फिर आ जाते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व द पर्सनल स्किल्स, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल नॉलेज, गेट थिंग्स डन दी थ्रू दी पीपल। कि एक इंसान या एक पर्सन के द्वारा ये सारी चीजें की जाती है, उसमें पर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, क्रिएटिविटी दिखाता है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज रखता है, तो वो मैनेजमेंट कर रहा है, मैनेजमेंट का वर्क कर रहा है, तो वो किस में काउंट होता है? एक आर्ट में काउंट होता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस या एक्सपेरिमेंट्स, requires the creativity, original thinking, focus on applying knowledge और various of manager to manager, कि ये एक मैनेजर से दूसरे मैनेजर क्या कर दी जाती है? शिफ्ट कर दी जाती है। फिर एग्जाम्पल, अ मैनेजर यूज द कम्युनिकेशन स्किल। देखो इसका एक एग्जाम्पल है कि मैनेजर यूजेस कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो एज ए कि मैनेजर एक कम्युनिकेशन स्किल का यूज कर रहा है और स्किल का यूज करके वो अपने एम्प्लॉयज को क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? वो आर्ट में काउंट हो रहा है। ये एग्जाम्पल है। फिर हम बात करते हैं साइंस की। तो मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक फॉर्म में वर्क करता है, प्रिंसिपल बेस्ड है और कॉजेज ऑफ इफेक्ट के रिलेशनशिप पे बिलीव करता है कि कोई कारण है तो उसका कॉज मतलब कि कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो उसका कारण जरूर है। ठीक है, उस पर बिलीव करता है। फिर है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड थ्योरीज, फॉलोज द सिस्टमेटिकल अप्रोच, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस नॉलेज या लॉजिक और एम्स द यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल ये है कि अ मैनेजर यूजेस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग प्रिंसिपल्स टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस कॉस्ट। ये देखो युगांशी, आप जो पूछ रहे थे ना उसका मीनिंग और आंसर ये रहा। आप कह रहे थे ना सिर्फ साइंस ही क्यों? साइंस क्या मतलब मैनेजमेंट क्या वर्क कर रहा है? प्लानिंग कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, ठीक है, कंट्रोलिंग कर रहा है, पर किसके बेस पे करता है? प्रिंसिपल के बेस पर। और वो सारे प्रिंसिपल्स कौन से हैं? जो ऑलरेडी हमने एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में बनाया, एक्सपेरिमेंट करके निकाले, कंक्लूजन करके निकाले। ठीक है, और ये इससे क्या करता है? कॉस्ट को रिड्यूस करता है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो मैनेजमेंट का यही तो वो है मेन मोटिव। ठीक है, इसलिए इसको ये मानते हैं। फिर हम आ जाते हैं साइंस सॉरी प्रोफेशन में। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशनल because it requires the specialized knowledge, formal education, training और ethical standards। बट ये नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक पर्सन स्किल लेकर बैठा हो या डिग्रीज लेकर बैठा हो वही मैनेजमेंट कर सकता है ना? मैनेजमेंट एक स्किल है जो इंसान खुद ब खुद डेवलप करता है, पर्सनली डेवलप होती है ये। ठीक है, इसलिए इसको प्रोफेशन में काउंट नहीं करते हम। इसलिए जब भी आ जाए, हाँ ऐसा माना जाता है कि मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है, पर 100% प्रोफेशन है ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, इसका है फीचर्स में फर्स्ट है रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हैज अ कोड ऑफ कंडक्ट एथिक्स एंड इन्वॉल्व्स अ लॉन्ग टर्म करियर सर्विस मोटिव एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी। ठीक है, ये कुछ इसके फीचर्स है। अब इसका एग्जांपल ये है, अ पर्सन परस्यू द एमबीए या पीजीडीएम इन द मैनेजमेंट द वर्क्स एज ए प्रोफेशनल मैनेजर इज एन ऑर्गेनाइजेशन। कि इसका ये मानना है कि एक पर्सन जिसने ये डिग्री कंप्लीट की है वही मैनेजमेंट का वर्क कर सकता है। ठीक है, पर बहुत सारे केसेस में ये नहीं होता, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ये पर्सनल गेनिंग है, पर्सनल स्किल है जो इंसान खुद ब खुद डेवलप करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने ये सब कंप्लीट किया है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ लिया, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया और मैनेजमेंट एज ए आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन पढ़ लिया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू सो मच क्लास।